One. Hello and welcome to the Sports Box. और जैसे आप देख सकते हैं, we've got a different panel today. एक तो पुनीत कुमार जो हमारे रेगुलर है, मेरे co-host, वो तो है ही. और वापस, after the video we did on गौतम गंभीर, मेरे साथ हर्ष भी है. और आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं. अभी फिलहाल में ही मैंने ट्विटर पे देखा था, वो ट्रेंड कर रहे थे. उन पे हफिंगटन पोस्ट वालों ने कुछ आर्टिकल लिखा था अबाउट व्हाट डज ऑफ दिस फील्ड. So the cricketer that we're talking about could have been the greatest all-rounder after Kapil Dev, but unfortunately, I don't know, was it bad luck, bad timing, bad form, yeah, all of it together, and उसकी वजह से वो बन नहीं पाए. And he was a tremendous left arm pacer, and बहुत ज़्यादा क्विक नहीं थे, but उनकी जो स्विंग थी वो that was, I think मैंने लास्ट टाइम ऐसा कोई बॉलर देखा नहीं है इन अ लॉन्ग टाइम जो ऐसे स्विंग कर सकता है बॉल को. एंड बैटिंग में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एंड जिस हिसाब से आज की डेट में दो ब्रदर्स है जो ऑलराउंडर्स है और करंटली खेल रहे हैं गेम, उसी हिसाब से एक टाइम पे पठान ब्रदर्स हुआ करते थे. एंड द प्लेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन इरफान पठान. मेरे जब उन्होंने डेब्यू किया था, आई रिमेंबर उनका जब फर्स्ट टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम. वसीम अकरम जैसा उनका एक्शन था, और ही वाज अ ट्रेमेंडस बॉलर. उन्होंने अपने करियर में जो उनकी हाईलाइट रही है, उन्होंने टेस्ट मैच के फर्स्ट ओवर में हैट्रिक ली है, विच इज लाइक अनपैरेलल्ड. और मतलब बहुत अचीवमेंट्स किए बहुत ही छोटे स्पैन में. उन्होंने 2004 में शुरू किया था, एंड आई थिंक उन्होंने 2008 में एक मैच खेला था, बट मोस्ट ऑफ हिज करियर गॉट ओवर इन 2007. बट उसके बावजूद जिस हिसाब से हम उनको रिगार्ड करते हैं, जिस हिसाब से उनकी बात करते हैं, ऐसा लगता है उनने एटलीस्ट 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला होगा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज करियर, हिज कंट्रोवर्सीज, किस तरह वो ड्रॉप हुए. और हर्ष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले. आई नो यू आर अ बिग फैन ऑफ हिज, बिकॉज जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, आप काफ़ी उनके बड़े सपोर्टर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक तो उनका गेम, और आपने हमेशा उनके ड्रॉप होने को डिफेंड किया है बिकॉज वो बहुत गलत हुआ था आपके हिसाब से. तो एक ओवरव्यू अगर आप मुझे दे सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव ऑफ इरफान पठान द बॉलर और ग्रेग चैपल के अंडर जो बैट्समैन बन गए थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ बिल्कुल. Firstly, thank you Prithvi and Puneet for inviting me again on this channel. And coming to Irfan Pathan, as you rightly, first of all, you very well summarized his career, the entire career. Like he could be next Kapil Dev, but unfortunately he didn't become one. उसके multiple reasons हो सकते हैं that we'll discuss in this 30 minutes का जो भी अपन बात करेंगे अभी. But जो मेरा जो first impression था उनका in 2003 when when India went to Australia. So that tour was actually a very defining moment in India's cricket. उसके पहले इंडिया बाहर जाके इतना जीतता नहीं था. सो वो टूर सौरव गांगुली के लीडर कैप्टनशिप में जब हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए थे, सो वहाँ पे जाके इंडिया नॉट ओनली टाइड दैट सीरीज पर आल्सो डोमिनेटेड दैट सीरीज, और उसके अंदर इनका डेब्यू होना. और वहाँ पे वी नो कि फॉरेन कंडीशन में एक बंदा जा रहा है एंड डायरेक्टली गांगुली ने उसको फर्स्ट ओवर दिया था. सेकंड शायद फर्स्ट या सेकंड टेस्ट था जिसमें जहीर खान नहीं खेल रहे थे. सो बिकॉज ऑफ दैट ही केम इनटू द मैच और पहला ही ओवर उनको दे दिया गया. फिर जो स्विंग करी है, एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि हाँ बॉलर तो बहुत उस समय आ रहे थे, बट ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग कर सकता है बोथ इन स्विंग एंड आउट स्विंग, मैंने तो उस समय भी देखा नहीं था और अभी तक ऐसा बॉलर कभी देखा नहीं है. एटलीस्ट इन इंडिया. इंडिया इज नॉट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड बॉलर्स, बट बॉलर विद पेसर विद स्विंग वैसा तो अभी तक आया नहीं. जो उस समय में उनका जो पीक फॉर्म था, उस टाइप की स्विंग्स जो वो करते थे और विकेट ले लेते, देखने में मजा आता. उनकी हाइलाइट्स देख लो यार, क्या विकेट लेते हैं, इन स्विंग हो रहा है. लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों तरफ स्विंग कर सकते हैं. he made batsmen look very bad कि कहाँ समझ नहीं रहा है कहाँ जा रहा है फुट पे. ये ऐसा तो इस टाइप का बॉलर तो होती मैंने तो नहीं देखा. सो दैट्स व्हाई आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम. और बाकी जो उनका करियर स्पैन आउट हुआ है उसमें बहुत सी चीजें हुई है. मुझे लगता है कि इट वाज मोर ऑफ ही वाज नॉट मैनेज्ड वेल. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पोटेंशियल होता है, जो 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 प्रॉमिसिंग होते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, बट यू हैव टू मैनेज देम वेल. उनका रोल डिफाइन बहुत जरूरी होता है कि यू हैव दिस रोल. सो एक्चुअली वो उस इरा में आए थे जब गांगुली थे, बट ही वाज
थोड़े करके he was going out of like power was going out of his hand. Then Ganguly, then Dravid came and Chappell आ गया उस समय, फिर धोनी कुछ 2 साल रहे, फिर धोनी आ गए. So सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके अपने-अपने अलग फेवरेट प्लेयर्स थे, सबका सब कुछ था. तो वो उस स्पैन में उनका कुछ गड़बड़ी हो गई कि अगर राहुल द्रविड़ थोड़ा और समय तक कैप्टनशिप करते तो शायद उनको और अच्छा करियर जाता. But maybe because of that his role was not defined and many things happened. So इसलिए अपना करियर इतना लंबा नहीं कर पाए. तो जो कुछ भी 5-6 सालों में उन्होंने किया, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चीज. I remember 2003 दिसंबर में उनका डेब्यू हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 2004 पकड़ सकते हैं. सेकंड टेस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के. हाँ, उनको चांस दिया था, फिर ड्रॉप किया था. बहुत क्लियर है हम लोगों के. हाँ. उनको चांस दिया था, फिर एक मैच ड्रॉप किया था, फिर वापस जहीर खान इंजर हो गए थे, बिकॉज इंजरीज में तो जहीर खान को आई थिंक सिर्फ आशीष नेहरा ही हरा सकते हैं, और काफी उनको ड्यूरिंग हिज करियर. सो पुनीत, आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये कॉल शुरू होने से पहले, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप उनकी हाइट के बारे में बात कर रहे थे. तो आप उनकी बाकी अर्ली करियर के बारे में, जब वो यूथ टीम में थे, अगर उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है, उनकी बाकी जो चीजें, हर्ष ने मोस्टली उनके करियर के बिगिनिंग को तो काफी अच्छे से समराइज कर दिया है. एंड में तो हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज उनका जो करियर का एंडिंग काफी कंट्रोवर्शियल है. आप उसमें 100 ओपिनियन हो सकते हैं, और हम सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ओपिनियन है. बट उनकी जो अर्ली लाइफ है, और जिस तरह से वो अंडर 19 में खेले थे, एंड बहुत बार उनको, मैंने जो नोटिस किया, उनको एज ग्रुप्स में शिफ्ट कर दिया गया. तो एक बार वो जब 13 साल के थे, उनको अंडर 16 में खिलाया गया, फिर उनको अंडर 15 में डाल दिया, 2 साल उसमें रखा, एंड ही वाज switched between a lot of age groups because people saw the potential. but कभी-कभी वो लेवल पे ऐसा होता है, अगर आप फर्स्ट मैच में परफॉर्म नहीं करते तो आपको अपने एज के हिसाब से एज ग्रुप में डाल देते हैं. सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ his early career, जितना भी आपको आइडिया है? So I think पहली बात तो हाइट की, he's 6'1", so that is what surprised me the most. I did not know that he was that tall. और if you see his action again, वो बाद में थोड़ा जंप और हायर कर दिया था, बट इनिशियली जैसे आपने कहा, उनका एक्शन वासिम अकरम जैसा था, एंड राउंड आर्म स्विंग करते थे, और इसलिए इतना क्या कहते हैं, इतना हैवी इन स्विंग और आउट स्विंग होता था. उनके यूथ करियर अंडर 14 बड़ौदा से शुरू किया था. बड़ौदा के रहने वाले हैं, पैदा भी वहीं हुए हैं. वो और यूसुफ पठान did not belong to from a high class or of certain class of family background, but he performed very well for Baroda, and then under 16 में भी खेले हैं. इंडिया अंडर 19 एशिया कप खेले थे, जहां सबसे पहले उनको नोटिस, मतलब सिलेक्टर्स ने नोटिस करना शुरू किया. आई थिंक एक बांग्लादेश का मैच था जिसमें उन्होंने 6 या 7 विकेट ले लिए थे, 9 for 16 ले लिए थे, और बांग्लादेश को 34 रन्स पे ऑल आउट कर दिया था. तब जाके, दैट दिस वाज अराउंड 2002 का आई थिंक एशिया कप की बात हो रही है ये, और तब जाके उन्होंने 2003-2004 बॉर्डर गावस्कर, एट द सेम टाइम ही वाज प्लेइंग वेरी वेल फॉर बड़ौदा इन द रणजी ट्रॉफी एज वेल. सो आंध्र प्रदेश के साथ अच्छी बॉलिंग की, और बैटिंग के भी थोड़ी अच्छी इनिंग्स रही उनकी, जहाँ पे 3 for 51 लिया, और 32, 28, 34 जैसे रन्स बनाए. तो people already knew. In fact, I was surprised जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, at a point I think 2005-2006 after he became an integral member of the Indian team, वो एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 2 थे in terms of the all-rounder, and that is the reason everyone started rating him very closely to Irfan. So यही था उनका यूथ करियर का स्टार्ट. और before he became a part of the 2003, जैसे हर्ष भी बता रहे थे, मुझे याद है बालाजी और इरफान पठान थे जो वो वीबी सीरीज 2003 में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप लीड करते थे, एंड दैट वाज फिनोमिनल. लाइक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी वो टाइम पे, एंड वी यूज्ड टू, उनका फर्स्ट विकेट बाय द वे मैथ्यू हेडन है, एंड आपको डेफिनेटली याद होगा वो गिलक्रिस्ट का बोल्ड जो 4 टेस्ट मैच में 80th या 81st ओवर की, हाँ यॉर्कर, एग्जैक्टली. और वही अंदर आता है. उन्होंने स्टीव और रिकी पॉन्टिंग की भी नेक्स्ट विकेट ली थी, तो मतलब एग्जैक्टली उनका पहला मैच सी द कैलिबर. नहीं बोलिए बिल्कुल, आपको कैलिबर वहां पे दिख ही रहा है, मतलब द काइंड ऑफ प्लेयर्स ही वाज एबल टू ट्रबल. से लाटा बोल रहे थे, बैट्समैन को देख के ऐसा लगता था कि उनको स्विंग समझ ही नहीं आ रहा, और यार इतना लेट स्विंग हो रहा है. फिर ओल्ड बॉल से भी डालने लगे, एंड वसीम अकरम ने खुद कहा था कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन हिम. सो आई थिंक
हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे उनके करियर के अप्स एंड डाउन, बट surely one of the best all-time Indian pacers according to me in terms of his swing and line and length. So अगर हम अप्स की बात करें तो जो पहली चीज मुझे याद आती है इज द हैट्रिक दैट ही टुक अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट ओवर. मतलब वो उनकी करियर का हाईलाइट है. आई थिंक 2006 में था एंड दैट मैच वाज इन on the I think January 2006 में and it was in Delhi. I don't remember कहाँ स्टेडियम कौन सा था, but पाकिस्तान में था वो मैच. नहीं First I think पाकिस्तान वाला टूर तो नहीं था शायद ये. नहीं ये नहीं, पाकिस्तान it was में Pakistan पहले तीन बॉल फर्स्ट. तो I think अभी भी वो he's the only player who has taken a hat trick in the first over. No, he's the second player. Second is it? Okay. First So he's कोई the और है, I second don't know Indian that. to take a hat trick. I think second Indian to take a hat trick at all in the longest format of the game. और I think मैंने भी कहीं पढ़ा था कि he was the first probably Indian तो होंगे because Indian वैसे ही इनसे पहले एक ने लिया था. I'm pretty sure वो first over में तो नहीं लिया होगा. तो आपके टेस्ट में anyway. But whatever जिसने भी लिया होगा, और जहाँ the kind of wickets he got in that hat trick, वो ultimate है. In swing, out swing, then straighten up, बहुत awesome wickets थी. वो आज भी बहुत यूज होता है उसको. YouTube पे भी देखा, स्पेशली उसका एक है. में कौन है? यूसुफ यूहाना है, यूनिस खान है, और who's the first one? सलमान बट. Yeah, imagine. बहुत टॉप प्लेयर है. उनकी आधी जो टीम जो Throughout the Pakistan, सिमट गई. तो बोलिए प्लीज. तो दिस शोज यार वो क्या उस जमाने में उनका क्या इम्पैक्ट था. और आई स्टिल रिमेम्बर जो 2003 का जो टूर था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, सो उसमें कोई डेब्यू करा था एक बंदा, आई फॉरगॉट हिज नेम. सो एक ही टेस्ट मैच खेला है वो, और दोनों इनिंग्स में इरफान पठान ने उनको 10 रन बनाने नहीं दिए. सो वो बंदा उसका में कभी रिटर्न ऑस्ट्रेलिया टीम में आ भी नहीं पाया. वो डॉज करके ही वाज गोइंग एट अदर एंड, बट फिर वो स्ट्राइक पाता था और इरफान पठान उनको ऐसे नचा रहे थे अपनी बॉलिंग से. फर्स्ट मैच ही था तब की इरफान पठान का, फर्स्ट या सेकंड मैच ही था. उसमें भी he had that kind of impact on another player who is debuting in the same match from Australia. तो in terms of swing इंडिया में तो ऐसा अभी तक आया नहीं है. And we are keep on repeating the same thing again and again, but this is the fact. Yeah. और We have to acknowledge this. न्यू बॉल के साथ जो वो स्विंग कराते थे, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल. यू नो, जैसे वसीम अकरम और वकार यूनिस वो वेरी गुड विद रिवर्स स्विंग, नॉट दैट दे वर बैड विद द न्यू बॉल, बट आई थिंक न्यू बॉल के साथ मैंने कोई इंडियन बॉलर को आज की रेट में भी, व्हेन वी हैव द लाइक्स ऑफ बुमराह एंड आई थिंक शमी थोड़ा बहुत करते हैं, बट वो उनको नई बॉल दी भी नहीं जाती ज्यादातर. बट न्यू बॉल के साथ स्विंग करना, आई थिंक इरफान पठान से कोई सीखे, एटलीस्ट इन द पीक ऑफ हिज करियर, जब वो he was constantly bowling at a decent pace also. I think the reason उनको धीरे धीरे करके first change में डाल दिया गया, because ये आप कोई भी इंडियन बॉलर को उठा के देख लो, सबका अपार्ट फ्रॉम द करंट जनरेशन अगर आप उठा के देखो कि ओवर टाइम सबका पेस कम ही हुआ. दिस इज द ओनली जनरेशन जहाँ धीरे धीरे सबका पेस बढ़ रहा है, जहाँ हार्दिक पांड्या भी एट टाइम्स 140 टच कर जाते हैं. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, हम ताकि कोई गलती नहीं हो, मैच कराची में हुआ था and unfortunately वो हैट्रिक वाला, और unfortunately इंडिया वो मैच हार गई थी. Lost, Yes. But वो जो पहले इनिंग्स में तो उन्होंने इनको अच्छे कम स्कोर पे समेट दिया था, but they happened to play very well in the second inning. So Puneet, what do you have to say about the fact जब ये फर्स्ट बॉल नई बॉल पे बॉल किया करते थे, बिकॉज उन्होंने भी अभी विक्रांत सर, हमारे प्रिय विक्रांत सर के साथ एक इंटरव्यू किया था, और वहाँ पे उन्होंने भी ये बोला था कि when he got the फर्स्ट चेंज वाली जब उनसे बॉलिंग कराएगी, तो ऑब्वियसली वो इतने बड़े थ्रेट नहीं होंगे जितने न्यू बॉल से होंगे, बिकॉज उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग विद द न्यू बॉल. एंड बिकॉज वो उनकी न्यू बॉल छीन तो नहीं ली गई खैर, बट उनसे वो ड्यूटी लेके उनको फर्स्ट चेंज बॉलर बना दिया गया. ऑब्वियसली उनकी विकेट्स पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज अगर आप उनकी फर्स्ट 100 विकेट्स देखेंगे और उनकी नेक्स्ट जो उन्होंने 73 विकेट्स लिए है, उसमें द मैचेस टेकन टू गेट द फर्स्ट 100 विकेट्स और बाकी उसमें काफी फर्क है. सो आप एक बार वो स्टैट्स पे भी टेक अस थ्रू, बिकॉज अपेरेंटली मैं स्टैट्स के से बहुत गड़बड़ करता हूँ और बहुत सारी हो चुकी है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट टेक मी थ्रू दोज. एंड दूसरा, मतलब डू यू थिंक कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे उनको न्यू बॉल बॉलर से उनकी जब पेस ड्रॉप हुई, उनको वो फर्स्ट चेंज दी गई?
Right. So I think उनका turning point, right. Let's start from the golden उनका period, right. जब से आए हैं वो 2003 2004 और हम वही discuss कर रहे हैं. उनका form हमेशा with the new ball बहुत तगड़ा रहा है. I think ODIs में ले लो. I think पारिक ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद भी हम पाकिस्तान का टूर गए, उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. ODIs में वो रेगुलर बनते जा रहे थे और हमें दिख रहा था कि वो कॉन्स्टेंटली अच्छी पेस और अच्छी लाइन एंड लेंथ स्विंग के साथ डाले जा रहे हैं. फिर हम 2004 एशिया कप में गए जिसमें वो लीडिंग विकेट टेकर थे, 14 विकेट्स और अराउंड 16 के इकोनॉमी के साथ. और बांग्लादेश पाकिस्तान को हमने, श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया. फिर बाद में हम गए थे 2004 आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी था जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए थे एंड हम पाकिस्तान के साथ, लेकिन हम हार गए थे वो मैच. उसके बाद उनका थोड़ा स्ट्रगल होना शुरू हुआ. इनफैक्ट ऑल्दो वो विकेट्स उतनी नहीं ले रहे थे, पर वो हमको पता चल रहा था कि वो टाइम पे उनका क्या कहते हैं स्विंग चेंज हो रहा है. उन्होंने फिर अपना मुझे याद है थोड़े टाइम बाद अपना एक्शन भी बदलने की कोशिश की. जब ग्रेग चैपल आए पोस्ट ड्यूरिंग राहुल द्रविड्स कैप्टनसी और उन्होंने उनको ऑलराउंडर बनाया, मुझे याद है वो एक टाइम पे इंडिया के लिए उन्होंने ओपन भी किया है और आई थिंक ही स्कोर्ड समवेयर क्लोज टू 95 और उनको ऑलराउंडर बनाना शुरू किया और उन्होंने देखा कि हाँ इनमें जेन्युइन टैलेंट है. तभी when I felt, तभी you could see that his impact on bowling was decreasing, or that was the time when people actually started feeling that why doesn't he just concentrate on bowling जबकि वो इतने strong bowler हैं. and फिर जब देखें 2005 2006 में जैसे उनकी बॉलिंग की स्टैट्स और उनके बॉलिंग की परफॉर्मेंस डिक्रीज ही होती जा रही है. Having said that, he if you see or if you compare his stats now to any other Indian bowler for that matter, वो बहुत strong है. It is just that वो ऐसा होता है ना, like you are always competing against your own team, own performance, और वो हमेशा अपनी, because उन्होंने इतनी अच्छी start दी थी, वो हमेशा अपने ही टीम अपनी स्टैट्स के अगेंस्ट सेट किया तो उस पे ही जज होते थे. यू आर राइट, बिकॉज़ एग्जैक्टली. तो जब वो हो गया तो फिर उनको आना फिर मुश्किल हो गया. एंड आई डू थिंक वो जो 2000 जब तक वो 2006 हम पाकिस्तान फिर गए थे, क्योंकि वो एक समय था जब 2004 to 2007 जब हमने 2-3 पाकिस्तान के दौरे कर लिए थे. वो सिर्फ एक ही टेस्ट खेले एंड ऑल्दो उन्होंने 90 रन्स बनाए. ये टाइम ग्रेग चैपल का प्राइम टाइम था इंडिया के क्रिकेटिंग. इसमें उन्होंने 90 रन्स बनाए बट 2 ही विकेट लिए फॉर 319 रन्स इन द एंटायर टेस्ट. तो दिस इज वेयर आई थिंक जब उनको कंसंट्रेशन कहा गया कि आप ऑलराउंडर बनिए, that is when his I mean, I'm not the right person to say, that is when his concentration on perhaps bowling reduced, or the impact of being able to balance both things थोड़ा heavily weigh हुआ उनकी bowling पर, जो already बहुत phenomenal थी. नहीं, सही बात है. I would like to add something on this. He came into Indian team as a bowling all-rounder. बिल्कुल. And there is a place for bowling all-rounder कि वो अपने 10 ओवर डालेगा and he will bat at 5 or 6 number. जैसे फिनिशर का रोल प्ले कर, जैसे अपने हार्दिक पांड्या अभी कर रहे हैं. हार्दिक पांड्या फिनिशर, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर. हार्दिक पांड्या, इवन कपिल देव की बात भी कर रहे थे तो उस समय वो उस लेवल पे खेल रहे थे 5 to 6 पोजीशन पे. बट इनको प्रमोट करना कि नंबर 1 पे खेलो, नंबर 3 पे खेलो, तो दैट आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं था उस समय भी, क्योंकि वहां पे यू नीड अ जेन्युइन बैट्समैन. और वहां पे अगर तो आपको खेलना है तो ही नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बैटिंग, क्योंकि वो जो अपोजिशन टीम के सारे मेन बॉलर्स न्यू बॉल ही इज गोइंग टू फेस. और अगर वहां पे वो फेल होते हैं तो अगेन उन पे आएगा कि आप बैटिंग सही नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो. तो नो वन वांट्स टू फेल एनीथिंग दैट ही इज परफॉर्मिंग. तो उसमें अगर वो वहां पे गए बैटिंग करने गए तो ऑब्वियसली था कि उनका शिफ्ट बैट्समैन बैटिंग की तरफ जाएगा. तो वी ट्राइड टू मेक हिम मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर. उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी उस समय, मैं ये नहीं बोलूंगा बैटिंग अच्छी नहीं करी, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी. हाँ, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैटिंग ऑलराउंडर एंड अ बॉलिंग ऑलराउंडर. एंड लेट्स एग्री अ फैक्ट कि देयर इज ओनली वन ऑलराउंडर जो फर्स्ट बॉल भी डाल सकता है और ओपनिंग भी कर सकता है, दैट इज शेन वॉटसन. उसके अलावा कोई नहीं है, और वो नेचुरल टैलेंट होता है, तुम किसी को बना नहीं सकते. नहीं, सही बात है. ये आपने बहुत सही बात बोली. जब उनका ओडीआई रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने फर्स्ट 100 विकेट्स ली थी इन 59 मैचेस,
और उन्होंने जो बाकी की 173 विकेट्स है उसमें उनको 69 मैचेस लग गए। सो ये जो आपने बात की है कि उनको बैटिंग का प्रेशर आ गया, ऑब्वियसली जब ग्रेग चैपल आए, ऑल्दो उन्हें उनकी वो नंबर 3 के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें महेंद्र सिंह धोनी भी मिले, तो नहीं तो हो सकता था वो भी दिनेश कार्तिक बन के रह जाते अगर उनको उस समय वो नंबर 3 पे ना भेजा होता। और वो ऑब्वियसली क्रेडिट टू हिम, उन्होंने वो 150 प्लस स्कोर बनाया, बट उनका जो बैटिंग टैलेंट है वो वही मैच में दिखा। तो वो एक फ्लिप साइड हो सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि जब आप आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि अभी ऑलराउंडर बन गए हैं तो इनको न्यू बॉल नहीं देनी चाहिए। आई डोंट नो, ऐसा लोगों की कंसेप्शन होती है कि अगर बंदा ऑलराउंडर है तो वो नई बॉल से बॉलिंग नहीं कर सकता। मुझे याद है आई गेस उसका एक अलग रीजन था, उनको न्यू बॉल नहीं दी गई थी, उनका स्विंग कम हो गया था। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम उनका स्विंग जो स्टार्टिंग के 3-4 साल में था, बाद में उतना स्विंग नहीं था। ये बड़ा डिबेटेबल हाँ है कि पहले स्विंग कम हुआ था, पहले उनको चेंज कराया। ऐसा नहीं कि स्विंग हाँ अफेक्ट नहीं हुआ था, वो लेवल का स्विंग हाँ नहीं था, बट आई स्टिल थिंक कि अगर आप बाकी जो बॉलर नई बॉल से बॉलिंग डाल रहे थे उनके हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी अच्छी खासी स्विंग बॉलिंग थी। बट यू आर राइट, एक चीज तो आपने बहुत सही पकड़ी है कि ही वाज उनकी बैटिंग और बॉलिंग में वो बैलेंस नहीं कर पाए, बिकॉज जब उनको लिया था आई डोंट थिंक एज एन ऑलराउंडर लिया था। टू बी ऑनेस्ट, उनके करेक्ट। पहले 1-1.5 साल में तो उन्होंने बैटिंग में कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली वो जब अपने यूथ लेवल पे अच्छी बैटिंग करते थे, पर ऐसे बहुत प्लेयर्स होते हैं जैसे अश्विन यूथ लेवल में ओपन करते थे, रणजी लेवल में उन्होंने ओपन किया है, बट ही इज नॉट कंसिडर्ड अ बैट्समैन बिकॉज लेवल में काफी फर्क होता है। बट सो हियर कम्स द टीम मैनेजमेंट का पार्ट कि क्या रोल क्लैरिटी दे रहे हैं बंदे को सामने वाले। आप खुद ही कंफ्यूज हो कि उससे करवाना क्या है, सो बंदा तो खुद कंफ्यूज हो गई। और सो अगर रोल क्लैरिटी होता है कि तुमको that's सिर्फ बॉलिंग करना है, तुमको आके 20-30 रन बनाने हैं 8 बॉल के अंदर, तो ही वुड हैव गॉट, ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि मुझे ये करना है, वो उस पे कंसंट्रेट करते। बट अभी तो पूरा वो फेज बोल रहा हूं ना, 2005 से लेके 7 तक का पूरा जंबल्ड हो गया। बहुत ही एक्चुअली ये सही, बहुत सही पॉइंट है, बिकॉज काफी प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है। नहीं, इनफैक्ट सुनील गावस्कर ने वो टाइम पे मुझे याद है कहा था कि पठान के टैलेंट के साथ ये मेस्ड अप, एंड यू नो एंड इट इज राइट। यू सी वो टाइम पे हमको बहुत अच्छे प्लेयर्स भी मिले, एंड और आप देखो रायना मिले हैं हमको वो टाइम पे, पठान मिले हुए हैं, धोनी मिले हैं वो टाइम पे, and we tried to make them into something that they were. In fact, Raina, Dhoni are legends in their own right. Like Raina भी मेरे हिसाब से बहुत strong player है, तो वो मिले वो टाइम पे हैं। और हमने इनफैक्ट मुझे याद है इयन चैपल ने कैफ को भी नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था टेस्ट में, एंड सेड कि वो सॉरी ग्रेग चैपल ने, और उनको कहा था कि वो शायद टेस्ट में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो दिस इज अ हिट एंड अ मिस। इट इज जस्ट दैट वो टाइम पे आपने इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली कि जो जिसका कोई नेचुरल टैलेंट है, जैसे पठान का नेचुरल टैलेंट इज स्विंग बॉलिंग फर्स्टली, वही उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। नहीं एक मैं एग्जांपल दूंगा, कैफ का बात किया, सो रोल क्लैरिटी से लेके ही एक और चीज है जो मैं कैफ का एक इंटरव्यू देखा था, मुझे पता चला कि ड्यूरिंग गांगुलीज ईरा उनका रोल बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था कि तुमको आके 20-25 रन बनाने हैं और 20-25 रन सेव करने हैं फील्डिंग के अंदर। सो बोलते मेरे को इतना सिंपल था मेरे लिए ये सब चीजें करना कि बस यहाँ जाके रन बनाना है और वहां जाके सेव करना है। तो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज थॉट, और वो 6 नंबर पे आके करते थे, मजे भी कर रहे थे। जब गांगुली गए तो वो भी कंफ्यूज हो गया। तो 2006 के बाद में कैफ भी नहीं आ पाए। 2006-7 के बाद में ऐसे बहुत से प्लेयर है, उसमें से ये भी है। आई विल नॉट कंसीडर कि इरफान पठान ने अपना पीक अचीव किया है 2006-7 के बाद। सो वही बाद में भी वही काम हुआ, इनके साथ भी वही सब चीजें रिपीट हुई। नहीं, आप बहुत सही पॉइंट है। अभी मैं एक थोड़ा पैंडोरास बॉक्स खोलने वाला हूँ, और आई नो अभी रिसेंटली जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने बोला था कि जो मेरा लास्ट T20 आया है उसमें मेरा मैन ऑफ द मैच है। आई थिंक लास्ट ODI या टेस्ट उसने बोला था उसमें उनका मैन ऑफ द मैच है, एंड ही गॉट इंजर्ड। और आज की डेट में अगर आप देखें, विद्यमान साहा ऑलमोस्ट 1 साल के बाद इंजरी के बाद उनको वापस टीम में लिया गया, इनको वो चांस नहीं मिला, एंड उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया इन द डोमेस्टिक सर्किट। एंड यहाँ तक उन्होंने एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया था। उन्होंने बोला सिलेक्टर को पूछा गया कि आप इरफान पठान को क्यों नहीं कर रहे, वो तो काफी अच्छा परफॉर्म करे। वो शायद मुश्ताक अली में तो 1 पॉइंट पे वो टॉप 5 बैटिंग हाईएस्ट रन स्कोरर थे और लीडिंग विकेट टेकर थे दोनों। आई थिंक 12-13 का सीजन था, उन्होंने बोला था। और किसी ने पूछा सिलेक्टर्स को कि आपने उनको क्यों नहीं लिया, उन्होंने बोला मजा नहीं आया। मतलब आप इमेजिन करो, एक आदमी जिसको जॉब दिया जाता है सिलेक्शन करने में, कहते हैं वो अच्छा तो खेल रहे हैं पर मजा नहीं है। वो तो इरफान पठान ने वही बोला, मजा लेने के लिए बैठे हैं आप, स्क्वाड परफॉर्मेंस देख के सिलेक्ट करने के लिए बैठे। सो दैट वाज वन एरा। अभी
इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात ये हो जाती है कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी का क्या रोल था। आई मीन वी ऑल लव धोनी, ही इज उनके बिना हमारे पास 2011 वर्ल्ड कप नहीं होता जिस हिसाब से उन्होंने वो टीम को ऑर्गेनाइज किया था। बट अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 2007 में जब वो आए थे, ही वाज न्यू टू कैप्टनसी, तो क्या उनने वो टैलेंट को सही तरीके से जज नहीं किया, और मे बी देयर वाज सम पर्सनल इशू, बिकॉज इरफान पठान ने कभी उनको बोला नहीं जाके कि आप मुझे क्यों नहीं पिक कर रहे। उन्होंने गैरी कर्स्टन को बोला था कि आपने मुझे क्यों नहीं पिक किया, और गैरी कर्स्टन ने बोला देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट इन माय हैंड। तो उन्होंने बोला इफ यू डोंट पिक मी इन दिस मैच, हम न्यूजीलैंड का टूर था, हम 3 मैच जीत चुके थे, एक में बारिश हो गई थी, तो उसने बोला ऑब्वियसली द सीरीज इज डन एंड डस्टेड, आप मुझे एक चांस तो दे ही सकते हो ना। तो उन्होंने बोला था कि नहीं मेरे हाथ में नहीं है, मतलब कोच वो टाइम पे कह रहे हैं, एंड उन्होंने उनको बोला था कि अगर आप मुझे आज पिक नहीं करेंगे ना, मुझे ड्रॉप कर दें। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा क्यों होगा, व्हाई विल यू गेट ड्रॉप। उन्होंने बोला नहीं आपको पता नहीं, और बाकी उनको उसके बारे में ड्रॉप कर दिया। तो आई नो एज मच एज वी लव धोनी, इज इट बिकॉज वो उनकी कैप्टनसी का इनिशियल फेज था, एनी वन ऑफ यू जो भी करना पाएंगे, कि वो उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, बिकॉज आगे जाके तो उन्होंने रोहित शर्मा को जो प्लेयर बनाए इवेंचुअली, उनमें फेथ रख के उनने काफी लोगों में फेथ डाला है, बट वो क्या इनिशियल फेज होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था। बिकॉज पठान ने खुद बोला है 2007 के धोनी जो कैप्टन थे और 2013 के थे उसमें बहुत फर्क था। आई फील कि इनिशियल फेज ऑफ कैप्टनसी का प्रेशर होना मुझे लगता नहीं कि धोनी पे उतना था, बिकॉज ये वही धोनी है जिसने गांगुली और द्रविड़ को बाहर कर दिया था। तो इतना बड़ा डिसीजन अगर ये बंदा ले सकता है तो एक, और इरफान हमेशा बोलते हैं कि धोनी बहुत अच्छा दोस्त है उनका, और दे यूज्ड टू हैव सीन दे डोंट यूज्ड टू हैव मील विदाउट ईच अदर। तो इतना अगर दोस्ताना है तो कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई एक लेवल पे जाके यू शुड कम्युनिकेट कि क्यों नहीं ले रहे हो। और आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जो आपने बोला कि न्यूजीलैंड ट्रॉफी का जो न्यूजीलैंड सीरीज में जो उनको रेस्ट दिया गया, उनको पिक नहीं किया गया, सो उसके एक सीरीज पहले ही श्रीलंका का सीरीज था जहां पे इरफान पठान और यूसुफ पठान ने मैच जिताई थी। दोनों ने अपनी बैटिंग के बलबूते मैच जिताई थी। मुश्किल मैच हाँ, था, बहुत मुश्किल मैच था। उसके जस्ट बाद यूसुफ तो टीम में था, खेल रहा था, बट इरफान को बाहर बिठा दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मैच विनर आपके पास में, आप उसको खिला नहीं रहे हो। तो धोनी का हमेशा, आई एम ऑल्सो बिग फैन, बट एक चीज है कि वो अब जो कैमबाजी होती है ना, वो धोनी थोड़ा मुझे लगता है कि करते हैं या क्या है पता नहीं, अपने फेवरेटिज्म उनके कुछ फेवरेट लीग ऑफ प्लेयर है, उनको ही वो चांस दी उनके समय पे। जडेजा को सर जडेजा बना दिया, रोहित को ओपनिंग बैट्समैन बना दिया, तो और बहुत सी चीजें हैं। एक इसमें और एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगा मैं। आईपीएल में इरफान पठान ने मोर देन 100 मैच खेले। सो 2014 तक उन्होंने अपने 90 मैच खेल चुके थे। 2015, 16, 17, 18 तक खेले हैं वो। उसके बाद में सिर्फ 10 मैच खेले। उसमें से 2 बार he was playing under Dhoni's captaincy. 2015 में he was picked by CSK and he not even played single match. तुम बंदे को पिक करते हो, खिलाते नहीं हो। फिर CSK बैन हो गई। 2016 में ये पुणे की राइजिंग प्रिंस सुपर जायंट्स आई है, उसमें फिर से पिक कर लिया इनको। उसमें 4 मैच खिला रहे हो, उसमें एक मैच में अंदर आपको 1 ओवर दिया जा रहा है, दूसरी मैच में आपको 2 ओवर दिए जा रहे हैं, तीसरी मैच में आपको बॉलिंग ही देनी जा रही है। तो और आरपीएस उस दौरान बाहर हो चुकी थी, और एक बंदा है जो टीम में कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप अब तो उसको चांस दे दीजिए। ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। आपकी टीम वैसे अंदर नहीं आ सकती है वैसे भी, तो एटलीस्ट अब तो उसको चांस दीजिए। फिर भी उसको चांस नहीं दिया गया इरफान पठान को। तो ये दिखाता है कि धोनी का उनमें कॉन्फिडेंस था ही नहीं। अब वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, एक चीज होती है, कॉन्फिडेंस लेना वापस लाना भी नहीं है, या इसको चांस ही देना नहीं, दूसरी चीज हो सकती है। तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये चीज बताती है कि ही वाज नॉट इन हिज लीग ऑफ प्लेयर्स जिसको वो लेना चाहते थे इंडिया के। नहीं आप सही कह रहे हैं पुनीत। ये एक मुझे आपसे सवाल पूछना है, बिकॉज ये जो फेज था इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म किया, एंड मतलब 5-6 साल कंटिन्यूस डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो नहीं आए। सो आपको लगता है कि कुछ पर्सनल बायस होगा कि चलो इसमें से तो ड्रॉप कर दिया, बट जब वो इतना अच्छा खेले सिलेक्टर्स ने भी उनको नहीं पिक किया। चलिए धोनी का तो अलग केस है, वाज ही रनिंग द एंटायर, ही वाज कॉलिंग ऑल द शॉट्स एट दैट इन दैट ड्यूरेशन? आपको बिकॉज़ आई थिंक आप देखें वो बोलते भी हैं कि एज अ बॉलर he has retired at the age of 27. Like he played his last match I think in 2012
or something like that. So that is like a genuinely old मतलब इंडिया में कोई बॉलर with so much talent, आप जैसे आप बता रहे हो कि इतना इनको मौका ही नहीं दिया गया है, and over a period of time he has constantly played and performed in the domestic circuit, and he हमको सबको पता था कि at a point in time he was slated to be one of the best bowling all-rounders in the country. So it does seem from the outside that definitely धोनी का या वो टाइम की टीम मैनेजमेंट का रोल रहा है जिसके वजह से वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं. एंड जब आप जैसे हर्ष भी बता रहे हैं, अगर आप उनको आईपीएल में लेते हो और वो बंदा कोशिश कर रहा है इंडिया टीम में आने के लिए, और फिर भी आप उनको आप उनको नहीं मौका दे रहे हैं. मैंने ये बहुत टाइम देखा है एक्चुअली. आप इरफान पठान के इंटरव्यूज देखे तो वो हमेशा द्रविड़ और गांगुली की कैप्टनसी के बारे में बहुत बात करते हैं. इट इज नॉट बिकॉज वो उनका पीक है, डेफिनेटली वो टाइम पे वो उनके पीक पे थे, बट ऑल्सो बिकॉज उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दी गई. जैसे आप बता रहे थे, उनको जब लाया गया था और फर्स्ट 59 मैचेस में उनको न्यू बॉल बॉलिंग से कराया गया, दैट वाज बिटवीन गांगुली एंड द्रविड़ बिकॉज दे न्यू हिज स्ट्रेंथ इज दैट. और जब आपको धोनी के अंडर, अगर आप नॉट ओनली धोनी बट अंडर एनीवन हूम यू हैव प्लेड फॉर, आपको फर्स्ट बॉलर खिलाया था. इनफैक्ट कोइंसिडेंटली धोनी जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जीते हैं 2007 वाला, उसके मैन ऑफ द मैच इरफान पठान है फाइनल में 3 विकेट लेके. सो काफी आयरॉनिकल है ये चीज, बट आई एम श्योर देयर आर एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स जो ऐसे होते हैं प्लेयर्स के करियर्स में, एंड आई एम श्योर that has played a massive part because अभी के इंटरव्यूज आप देखें तो वो काफी कहते हैं कि because of the system and because of the rest of the players that were there as a part of his team or of the selection committee at that time is the reason why he hasn't मतलब. और ना क्या होता है ऐसे, it is not only with cricket, like हम अभी काफी सुशांत सिंह की बातें भी चल रही हैं and हम खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड या ऐसे वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, तो you realize there is a sense of sectionism and there is a sense of players जहाँ पे एक उनका एकजुटता होती है, जहाँ कोई लोगों को even after performing in averagely you get picked, and last T20 मैच उन्होंने अपना, जैसे आपने कहा 2012 में खेला है, उसमें खेले थे 2013 के स्क्वाड में थे चैंपियंस ट्रॉफी, बट एक भी मैच नहीं खेले. वो हम जीते थे, मुझे याद है. एंड जब ऐसे ही समय पे आपको सपोर्ट मैक्सिमम चाहिए होता है, एंड दैट इज व्हेन इट इज जब आपको और सपोर्ट करता कौन है, जिनके पास पार है. तो at the time when he wanted the support more between 2008, 2013, 14, 15, Dhoni was at the helm. The management and the selectors were at the helm, who did not believe in him. So I think that is primary the reason. And ये video I think करने का point ही ये था हमारा कि हम understand करें कि वो इतने peak, and he has achieved peak at a very young age, and मतलब so much so that everyone wanted to become इरफान पठान. Like everyone loved him. He was the blue-eyed boy. सबको पता था कि ये बहुत विकेट लेंगे, अच्छे खेलेंगे. बैटिंग की तो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया. Everyone wanted him to come back to his swing bowling best. So unfortunately वो हुआ नहीं उनके साथ. Harsh, why don't you add to that? Because मुझे ऐसा I can sense कि आप कुछ कहना चाहते हैं अभी right now. You're reaching to say something. So it's not that he was not एक बाकी जितने भी उस इरा में लोग खेले हैं, मे बी युवराज सिंह की बात कर लीजिए, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लीजिए, बाकी जो लोग जो भी इस अब जो they started all these people started their career under गांगुली and they retired now. कुछ धोनी के अंदर रिटायर हो रहे हैं, कुछ विराट कोहली के अंदर. So all have said only one point, that communication is not clear. So he is part of 2013 Champions Trophy, but he was उसको एक भी मैच खिलाया नहीं गया. Same happened with him in 2015 IPL and 16 IPL. But he also said in one of his interview कि ऐसा नहीं था कि during time of Ganguly and Dravid he was not left out of the team या उसको drop नहीं किया गया, ऐसा नहीं था. He was dropped from the team, but communication was very clear. He himself had admitted that in one of the series वो series से वापस आ गए without completing the series. I guess it was against England or New Zealand, जिसमें द्रविड was captain and he went to द्रविड बोल रहे हैं कि मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है. So द्रविड ने बोला कि एक काम कर, तू जा यहाँ से अभी and तू डोमेस्टिक खेल, because anyways मैं तो नेक्स्ट मैच में पिक नहीं कर रहा हूँ, तो why you are wasting your time here?
वहाँ पे सीजन चल रहा है, you go and play, you perform there, and then you come back. So that is a kind of communication which he needed during that time, which he himself had admitted in one of his interviews. नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. बहुत बढ़िया पॉइंट है. कोई भी फील्ड हो वर्क में, फॉरगेट स्पोर्ट्स, आई थिंक आप किसी भी टीम में अगर आप लीडर, अगर आप कम्युनिकेट कर दे, एंड आप फुटबॉल में भी देखेंगे जो ग्रेटेस्ट मैनेजर्स होते हैं, आप क्रिकेट में भी देखेंगे जो ग्रेटेस्ट कैप्टन होते हैं. आई थिंक सौरव गांगुली को इसलिए मैं इतना हाईली रेट करता हूँ बिकॉज उन्होंने एक अपने प्लेयर्स को बैक किया, दूसरा उनके प्लेयर्स उनके पास आके, जैसे उन्होंने बताया था, आशीष नेहरा आ जाते थे उनके पास मैच खत्म होने के बाद, बोलते थे आज मुझे क्यों नहीं पिक किया, मुझे बता. तो चाय पे बैठते थे और फिर गांगुली उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे और फिर आशीष नेहरा कैप्टन को बताते थे व्हाई ही वाज रॉन्ग इन नॉट पिकिंग. तो वो टाइप का रिलेशन था जहाँ पे एक तो फ्रीडम होती थी. वो एक कैप्टन थे जिन पे प्लेयर चिल्लाते थे, अरे दादा क्या गंदी फील्डिंग कर रहे हो, वैसे टाइप की. सो ही वाज वन कैप्टन जो, एक तो ओपन डोर पॉलिसी होती है, दूसरा ये होता है उनके दिमाग में जो चल रहा है ना, आई थिंक पूरी टीम वालों को पता था. बिकॉज गांगुली के अंडर जो टीम थी, मुझे लगता है कि इट मे नॉट हैव बीन द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम्स, बट जो हर एक प्लेयर का टॉप पोटेंशियल कैसे निकालना है ना, वो उनको आता था. धोनी ने भी मेजॉरिटी प्लेयर्स का टॉप पोटेंशियल निकाला है, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ दोनों धोनी और कोहली ने काफी अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया. आई डोंट थिंक कि गांगुली के अंडर ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो पोटेंशियल था, जिनमें वो लेवल था और वो फिर नहीं कर पाए. उनके अंडर जो ड्रॉप हुए दिनेश मोंगिया टाइप के प्लेयर ही हुए जो ना बैटिंग कर सकते थे ना बॉलिंग कर सकते थे, फिर भी उन्होंने उनको नंबर 3 पे मौका दिया. आप मतलब अच्छे खासे मैचेस में दिया है, ऐसा नहीं कि 4-5 मैच वर्ल्ड कप खेले हैं वो. मतलब काफी शर्मनाक बात है इंडियन क्रिकेट के लिए, नो ऑफेंस, बट आई डोंट थिंक कि वो लेवल के प्लेयर थे जितना उन पे ट्रस्ट दिया गया. बट द पॉइंट इज कि यही बात हो जाती है ना कि अगर आज की डेट में इरफान पठान, आप सोचिए, देख अभी भी वो 35 है, बाय द वे 35 है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ओल्ड हो गए हैं, एंड 35 तक आप आराम से खेल सकते हो. मतलब टेस्ट मैचेस तो खेल ही सकते थे, ऐसा भी नहीं है. इनकी फिटनेस में भी अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ इंजरीज, ऐसा नहीं उन्हें रेगुलर इंजरी. कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑल लेजेंड्स चैंपियनशिप कुछ चल रहा था जो कोरोना के कारण नहीं हो पाया, जिसमें सारे रिटायर्ड प्लेयर ऑफ वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडिया वे प्लेइंग. तो उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. उन्होंने मैच जिता के दिया इंडिया को. ही स्कोर्ड 50 ऑड रन्स इन 20 बॉल्स. तो रिटायर होने के बावजूद भी मैं तो बहुत अच्छी बैटिंग देखी थी करी उन्होंने उसमें. तो अगर आपने देखा नहीं तो जरूर जाके देखिए. तो दिस शोज कि वो बंदा अभी भी पोटेंशियल है उनमें. बट मैं तो ओनली थिंग, मुझे जिस बात की खुशी है ऑफ कोर्स कि उनका करियर जिस हिसाब से जाना था उस हिसाब से नहीं जा पाया. बट अगर आप देखेंगे तो अभी भी वो ही इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, यू नो. वो जम्मू कश्मीर के लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, प्लस स्टार के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो काफी, मतलब एज अ पंडित आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम. वो आके जो अपना एनालिसिस देते हैं और जिस हिसाब से काफी एंटरटेनिंग है, और उनने दाढ़ी वाड़ी बना के दिखते तो वैसे ही स्मार्ट है. तो ही इज वेरी गुड फॉर टेलीविजन अगर आप देखा जाए. बिकॉज आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ क्रिकेट से बात बनती नहीं है, इधर के स्टेटिस्टिक्स, इधर का एनालिसिस, ये सब भी बहुत जरूरी है. एंड इट इज वेरी, आई एम वेरी हैप्पी कि चाहे वो नहीं खेल रहे हो क्रिकेट प्रोफेशनल लेवल पे, पर उनकी लाइवलीहुड आज की डेट में भी क्रिकेट से आ रही है, और वो अच्छी जगह पे. बिकॉज बहुत जरूरी होता है, आप इंडिया खेला हुआ प्लेयर अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो काफी शर्म वाली बात है. तो ये बात है कि उनको स्टार स्पोर्ट्स का 2 साल हो गए और उन्होंने बोला उनको 2 साल और का एक्सटेंशन भी मिला. सो ही विल कंटिन्यू टू वर्क इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो बहुत अच्छी चीज है. अपेरेंटली उन्होंने एक मूवी भी साइन करी हुई है साउथ की, तो हो सकता है कि बहुत अभी तो कोरोना की वजह से हो सकता है वो नहीं हुई हो, बट बड़े पर्दे पे भी वो नजर आए. सो लाइफ इन क्रिकेट उनकी शायद जो लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बट पोस्ट रिटायरमेंट उनकी लाइफ काफी अच्छी है. लास्ट 3-4 साल में वो काफी प्रोमिनेंस में है. आज भी हम जब वीडियो कर रहे हैं, और तो हमने ये हफ्ता पहले ही प्लान कर दिया था, वो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज उन पे कुछ आर्टिकल लिखा गया है. सो ही इज वेरी एक्टिव, ट्विटर पे अपने ओपिनियंस देते हैं. एंड पुनीत ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, तो ही विल नो बेटर अबाउट दैट. आई थिंक वो उनका पुनीत इज आल्सो ट्रेंडिंग आई गेस. yes right now थोड़ा टाइम ट्रेंडिंग इन मुलुंड तो डाल दे. हमने प्लान तो नहीं किया था, बट हो सकता है हमें आज का आज ही डाल. लेकिन आपका सही बात है. उनका जो करियर लाइक अभी भी, जैसे आपने कहा, जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं. They're just phenomenal. He comes from a very humble background, right? And
उसके वजह से उनके इतना टैलेंट, इतना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने बहुत सक्सेस देखी है। आप फाइनल्स जीते हो, आप मैन ऑफ द मैच रहे हो, आप ब्लू आइड बॉय थे इंडियन क्रिकेट के फॉर मेजर पार्ट ऑफ योर करियर। तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात है कि ही स्टिल लाइक यू सेड अभी भी और उसके बाद एक झलक दिखला जा में भी आए थे हम, अगर उनकी मूवीज की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छा खासा सक्सेस और यू नो फेम देखा है फॉर दैट मैटर। और ये अच्छी आई लव द फैक्ट दैट कि वो अभी भी जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं एंड उनकी खुद की एकेडमी भी है इन बड़ौदा जो वो और उनके भाई रन करते हैं एंड ही टेक्स हेल्प फ्रॉम इयन चैपल, ग्रेग चैपल। So that I think is a very good way to give back to the sort of the sport cricket को देने के लिए। नहीं, I don't know how Greg Chappell is helping to his academy. वो एक थोड़ा मैंने भी पढ़ा कि Greg Chappell कोचेस को ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोचेस को ट्रेन कर रहे हैं Greg Chappell what not to do. ग्रेग चैपल क्या कर रहे होंगे, सारे बॉलर्स को ले रहे होंगे और उनको बैट्समैन बना रहे होंगे। That is what Greg Chappell's role is. सारे बॉलर उनके पीछे आ रहे थे, उनको नेट पे प्रैक्टिस। यार लेकिन आई नो उन्होंने काफी बंटाधार किया है इंडिया का और काफी अच्छे प्लेयर्स को नहीं किया है, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू। आई थिंक इरफान पठान का बैटिंग पोटेंशियल उन्होंने डेवलप डेफिनेटली किया था। सुरेश रायना को मेरे हिसाब से लेके आने वाले ग्रेग चैपल थे। अनफॉर्चुनेटली ये करने के चक्कर में उन्होंने बाकी सबको नीचे कर दिया और बाकी कुछ इंडिया हासिल नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर सीन 2007, मतलब मैं आई रिमेम्बर वेस्ट इंडीज में था एंड रात को आपको बैठ के आपकी वर्ल्ड कप कौन क्या वेस्ट इंडीज में कौन था? एग्जैक्टली दर्द है। पुनीत प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली इतना भयंकर वर्ल्ड कप है, मतलब आप बिलीव इन देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि कर क्या रही है टीम भाई, मतलब इतना टेरिबल कैसे परफॉर्म हुआ। वो पिक्चर्स अगर आपको याद है व्हेन वी लॉस्ट टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका, जब टीम की पवेलियन में दिखाई द्रविड़ तेंदुलकर सब बैठे हुए हैं, एंड आई एम श्योर अगर हमको ऐसे लग रहा है उनको तो यार दे आर स्टॉलवर्ड्स, दे आर लेजेंड्स इन देयर in every corner of the world, और उनको क्या लग रहा होगा कि भाई हमसे क्या करा रहा है कि तुम हम इतना बदतर खेल रहे हैं। नहीं, वो बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप था। इवन फॉर पाकिस्तान, बॉब वुलमर passed away in that World Cup. That is one World Cup which no one wants to remember. बहुत ही, एक तो क्रिकेटिंग वाइज बहुत अनइवेंटफुल था और बाकी उसके अलावा जो ऑफ क्रिकेट चीजें हुई थी वो बहुत ज्यादा इवेंटफुल थी। So that's not what you want for cricket. एंड आई थिंक हमने काफी डिस्कशन कर लिया। एक लास्ट चीज जो हमने नहीं किया, हम वी डिडंट वांट टू पोर्ट्रे हिम एज अ विक्टिम और समथिंग, विद द पॉइंट इज के 15 साल की उम्र तक जो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो यूज्ड किट्स पहना करते थे। 15 में जब वो अंडर 15 बड़ौदा टीम में जब वो सिलेक्ट हुए थे, वो टाइम पे उन्होंने पहली बार एक नई किट उन्हें गिफ्ट की गई। तो अगर आप सोचे कि वो जो दो भाई जहाँ से आए हैं, जिस सिचुएशन से आए हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग विच ऑल्सो वी नीड टू प्रेज, बिकॉज बाकी काफी लोग क्रिकेट में आए हैं जो काफी प्रिविलेज्ड है और काफी अच्छे घर से आते हैं, मिडिल क्लास से तो आते हैं, बट ये तो उस फैमिली से आते थे जो किट अफोर्ड नहीं कर पाती थी। मतलब आप उनकी हालात समझ सकते हैं। एंड वहां से ये स्टेज पे राइज करके आए हैं। अभी टचवुड ही इज फाइनेंशियली स्टेबल, ही इज डूइंग वेल, एंड उनके भाई तो अभी भी आईपीएल में खेल रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड टू सी के लोग जो प्रॉब्ली फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं वो भी इतने ऊपर आके दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है आप अच्छे फैमिली से हो या आप बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो टू प्ले फॉर इंडिया। आप कहीं से भी आके अगर आप में वो टैलेंट है और अगर आप सही जगह पे परफॉर्मेंसेस दे तो आप डेफिनेटली इंडियन टीम में खेल सकते हैं। So any closing thoughts from you guys, because I think काफी लंबा हो गया है। So any one of you, एक करके आप दोनों अपने final closing thoughts बोल दीजिए, then we'll just wind up. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा पृथ्वी कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आके इतने लेवल तक पहुंचना और उसके बाद भी वो एक हम्बलनेस को बरकरार रखना। अगर आप देखिए कितने लोगों ने अभी एकेडमी खोली है, इतने लोग रिटायर हुए हैं, बट किसने होटल खोला है, किसने स्कूल खोली है, बट नो वन हैज ओपन एनी काइंड ऑफ एकेडमी जो बडिंग प्लेयर्स को इतना प्रोत्साहन दे रही है। प्लस ही वो जेएनके की टीम को कोच कर रहे हैं।
और जेएनके की टीम ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया है उनके अंडर में, अगर आप देखें तो. सो आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू वन ऑफ हिज इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि व्हेन जब जेएनके का ऑफर उनके पास में आया था तो ही हैड 2 ऑफर्स. एक जेएनके का ऑफर था उसके उनके पास में, इसके अलावा उनके पास में बाकी जो इंटरनेशनल लीग्स होती है जैसे कैरिबियन लीग होती है, शायद बिग बैश का भी इनका उनके पास ऑलरेडी ऑफर था उसका. सो ये उनको सिर्फ यहाँ पे रिटायरमेंट लेना था और ये वहां जाके खेल सकते थे, बट इन्होंने वो नहीं, वो ठुकराया. ही वेंट एंड चूज टू ट्रेन जेएनके पीपल. तो वो दिखाता है, और उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है जम्मू एंड कश्मीर. तो दिखाता है कि अपने हम्बल बैकग्राउंड को अभी भी he has maintained that and he has valued whatever cricket has given to him, and that's why he's contributing in his own way. पुनीत, बिल्कुल. आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों ने एक ऐसे प्लेयर को एक्सप्लेन किया है जो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं और अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बिफोर वी फॉरगेट द ओनली ऑलराउंडर जिन्होंने फास्टेस्ट 1000 runs and 100 wickets, right? और ऐसे records for a country which has produced so few all-rounders or at this level, I think phenomenal. And I hope Jammu and Kashmir बहुत successful हो. I hope उनका next stint जो भी है in terms of his cricketing career बहुत अच्छा हो. And I hope वो एक अच्छा all-rounder produce कर पाए भारत के लिए. I am sure उनकी cricketing knowledge बहुत ज़्यादा तगड़ी है. And we hope to see more of him. चलिए, आई थिंक दैट्स अ रैप. वीडियो तो खत्म हो गई है, टाइम हो गया प्रचार का. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन. और हम कोशिश करते हैं हम रोज वीडियो पोस्ट करें, एंड आज तो हम कोशिश करेंगे शायद ये वीडियो भी डाल दे. सो देयर विल बी 2 वीडियोस टुडे. सो वी ट्राई टू कवर एज मेनी प्लेयर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स हैं हम सब पे बात करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज समथिंग जो आपको इंटरेस्ट करे, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन. हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं. And once again, thank you so much, Puneet. Thank you so much, Harsh. I mean, it was a pleasure talking about a player who we saw, when we were growing up. और हमने उनको तब debut से लेके उनका unfortunate career का end होते हुए देखा. So, thank you so much, guys. Welcome. चलिए, thank you so much, guys. Thank you. Bye bye guys. Bye.